नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सलीम खान बोले, सलमान ने कॉकरोच तक नहीं मारा, भड़का बिश्नोई समाज का ये सब है झूठ। पटोले और उद्धव के बीच नहीं बन पा रही बात, महाराष्ट्र में कांग्रेस के संकटमोचक बने नेता। दिल्ली में प्रदूषण पर घमासान, बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर गोपाल राय का पलटवार। बहराइच जा रहे सपा नेता माता प्रसाद पांडे को प्रशासन ने रोका, नेता प्रतिपक्ष ने दिया बयान। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने एमपीए गठबंधन को दिया झटका, 4 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव ने बोला हमला, कहा जितने लुटेरे आईएएस आईपीएस से उनको बोल रहे हैं कोर कमेटी। लेबनान से आया ड्रोन ने एयर डिफेंस को तोड़कर किया बड़ा हमला, नेतन्याहू की जान को हुआ खतरा, लेकिन वो नहीं थे घर पे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। इस बीच एक इंटरव्यू में एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान ने बेटे को मिल रही धमकियों को फिरौती का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने हिरन का शिकार नहीं किया और न ही उसके पास कोई बंदूक थी। सलमान खान ने आज तक एक कॉकरोच तक को नहीं मारा है। सलीम खान के बयान से बिश्नोई समाज भी भड़क उठा है। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बोडिया ने कहा कि आज सलमान खान के परिवार की ओर से बिश्नोई समाज के प्रति दूसरा अपराध किया गया है। उन्होंने कहा कि सलमान खान के पिता सलीम खान के बयान के मुताबिक तो फिर पुलिस, वन विभाग, चश्मदीद गवाह सब झूठे हैं। पुलिस ने हिरन का अवशेष बरामद किया और उसकी बंदूक भी बरामद की गई है। सलमान खान को भी जेल जाना पड़ा है। कोर्ट ने सभी सबूत को देखते हुए सलमान खान को हिरन शिकार का दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। सलमान खान और उसका पूरा परिवार झूठा है। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी को लेकर सलीम खान ने कहा था कि ये फिरौती का मामला है। इस पर बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ना तो हमारे समाज को उसका पैसा चाहिए और ना ही लॉरेंस को उसके पैसे चाहिए, लेकिन सलीम खान के बयान ने समाज को आहत किया है। सलीम खान ने कहा था कि सलमान खान किस बात के लिए माफ़ी मांगे, इसका मतलब तो ये होगा कि उन्होंने गुनाह किया है। इस पर बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भगवान से माफ़ी मांगे, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे। सलीम खान झूठ बोलकर सलमान खान को बचाना चाहते हैं। मुबारक गुल ने श्रीनगर के राजभवन में जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। मुबारक गुल ने विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आज यहाँ पे हुआ गवर्नर साहब के यहाँ पे ओथ सेरेमनी हो गई। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनके काबीना के साथी भी यहाँ थे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। और जो मुझे जिम्मेवारी दी गई कि जो ओथ की सेरेमनी होगी मंडे को 2 बजे, और हम ये तमाम जो हमारे मेंबर आ जाएंगे और ओथ उठाएंगे वहाँ पे। उसके बाद ये और भी कुछ कार्रवाई अगर होगी तो हो सकती है, लेकिन ओथ सेरेमनी की कार्रवाई होगी। पहले एक रेजोल्यूशन पास किया गया स्टेट होल्ड का, तो उसको नहीं, वो तो बाद में जो गवर्नमेंट बिजनेस आएगा तो ये मेरे ख्याल में ये स्पेसिफिक शायद ये है कि ओथ सेरेमनी है इसमें। तो जब वो गवर्नमेंट बिजनेस आएगा वगैरह जो भी है तो वो मेरे ख्याल में इसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रमेश सेंथिला ने कहा है कि भाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी। एमवीए के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैंने मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की है। वो कुछ दिन पहले अस्पताल में थे। मैं उनकी तबीयत की जानकारी लेने के लिए पहुंचा हूं। आज फिर से नाना पटोले, संजय राउत, जयंत पाटिल के नेतृत्व में सीट बंटवारे को लेकर एक बैठक हुई है। महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे सामने, हमारे बीच में कोई, अरे क्या कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं माधोश्री में आके उद्धव ठाकरे जी के को मिला। वो हॉस्पिटल में था बीच में, उनके तबीयत पूछने के लिए मैं गया। उनकी अभी तबीयत ठीक है और महाविकास आघाड़ी का तबीयत भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम आज 3 बजे फिर हमारा आज डिस्कशन
सीट एलोकेशन की डिस्कशन शुरू हो जाए। पटोले को लेके संजय राउत और यूबीटी के नेताओं में कुछ मनमुटाव था, वो सब उसमें कोई मतभेद नहीं है। आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज कहा है कि उनकी पार्टी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एससीपी के बीच सीट बंटवारे की बातचीत संपन्न हो गई है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मुद्दे को सुलझाने की इच्छा और मानसिकता से प्रेरित हैं। उनकी टिप्पणी स्पष्ट रूप से तीसरी महाविकास अघाड़ी की साझेदार कांग्रेस पर से लांछित है, जिसके एक दिन बाद उन्होंने गठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत में देरी पर निराशा व्यक्त की और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं पर निर्णय लेने में असमर्थ होने का आरोप लगाया। रमेश सिंगला जी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस में आए थे, हम उनके साथ हमारी चर्चा हो गई, उद्धव जी भी थे और जो भी कुछ 2 दिन से चर्चा में रुकावट आई थी, चर्चा आप वापस 3 बजे शुरू हो गई। हमने ये तय किया कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर देंगे। मुझे लगता है अभी हमारे में कोई भेदभाव नहीं। समाजवादी पार्टी ने आपको बताया है या बिना बताया सीट घोषित कर दी? नाना पटोले हे काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत। त्यांच्या नेतृत्वात खाली चर्चा होती। आजच्या चर्चेला ते 100% असतील। समाजवादी पार्टी ने आपको बताया है, आपके साथ है या फिर बिना बताए? हमारे साथ है, कल उद्धव ठाकरे जी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरीश रावत ने निशाना साधते हुए कहा है कि ये राज्य सरकार का सिर्फ एक प्रमोशनल कदम है। इसका एकमात्र फायदा ये हुआ कि सीएम धामी का कद राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में बढ़ गया है। बीजेपी को अपने मतदाताओं को ये भी बताना पड़ा कि क्यों पिछले 10 सालों में यूसीसी लागू नहीं किया गया था, इसलिए सीएम धामी एक नौटंकी लेकर आए ताकि भाजपा कह सके कि वो यूसीसी पर काम कर रही है। इससे उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल एक प्रचारात्मक कदम है राज्य सरकार का। इसमें इतना फायदा जरूर हुआ कि भाजपा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का कद बढ़ गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उससे एक उछाल मिला उनको। भाजपा को भी अपने वोटर को ये बताना था कि हम सत्ता में आए 10 साल हो गए तो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया। तो उसके लिए धामी जी आगे आए, उन्होंने एक झुंझुना मनवा दिया और इसके बल पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ये कहने की स्थिति में आ गई, देखो हम यूसीसी भी कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए उठाया गया कदम है। इससे उत्तराखंड को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है और सही माने में यूसीसी है ही नहीं। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्ग बाहर हैं। ये किस माने में यूसीसी है, मगर हाँ प्रचार के लिए है। 9 नवंबर से पहले सरकार इसको लागू भी कर सकती है उत्तराखंड में। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने आज बड़ा बयान देते हुए संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संजय राउत के नेता उद्धव ठाकरे, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हैं और एनसीपी एससीपी के नेता शरद पवार हैं। सीट बंटवारा समिति में ना तो शरद पवार हैं, ना ही उद्धव जी हैं और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे और ना ही राहुल गांधी मौजूद रहे, लेकिन इन नेताओं के आदेश पर समिति का गठन किया गया है। हमारे नेता, हमारी जिम्मेदारी है और हम वो कर रहे हैं। तो मैं पहले हिंदी में देता हूँ। पहली बात ऐसी है कि संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी हैं, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी, जो हमारी टीम में हम लोग जो 6 की मीटिंग जो कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत
उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका। अगर वो ऐसा पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोग सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गए। यमुना के पानी में जहरीले झाग चारों तरफ तैरते नजर आ रहे हैं। इस समस्या को लेकर आज आप नेता गोपाल राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें सो रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और भाजपा की सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, निष्क्रिय है। हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। भाजपा की सरकारों पे भाजपा के मंत्रियों के कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है और कोई उनसे पूछने भी नहीं जा रहा है कि क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता केवल नौटंकी कर रहे हैं। आज मैं सोच रहा था कि शायद शहजाद पुण्यवाला कल कनाट प्लेस गए थे, वहां का स्मॉग टावर देखने, आज आनंद विहार गए होंगे। कल मैंने बताया था कि भाई केंद्र सरकार ने भी स्मॉग टावर बना रखा था, लेकिन आज भाजपा का नेता सुबह से कहीं नहीं गया, कोई नहीं दिख रहा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन 18 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद उनकी रिहाई हुई है। जमानत मिलने पर जेल से बाहर आने के बाद अब सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में मिले VIP ट्रीटमेंट के आरोपों पर सफाई दी है। तिहाड़ में सत्येंद्र जैन को VIP ट्रीटमेंट मिलने का आरोप लगाया गया था। नवंबर 2022 में जेल के अंदर से कुछ तस्वीरें और वीडियोज भी सामने आए थे। अब जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। अच्छा, चलो पहले से ही बताओ, तिहाड़ जेल के अंदर कैमरे सब जगह लगे हुए हैं और किसी CCTV फुटेज क्यों नहीं मिल रही आपको? वहां पे क्रिमिनल्स भी हैं बहुत सारे, उनकी फुटेज क्यों नहीं मिल रही? सत्येंद्र जैन की क्यों मिली? ये कहते हैं सत्येंद्र जैन के लिए ना, देखिएगा क्या शानदार खाना खा रहे हैं। खीरा, टमाटर, संतरा और केला, ये 4 चीजें थी। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब मैं जेल गया था मैंने 1 साल तक अन्न नहीं खाया था और वहां से खरीद के खाते थे। कैंटीन है वहां पर, कैंटीन के अंदर पैसे दे के खरीद सकते हैं। आपको कहूँ तो मैं बहुत सारे बिल दिखा सकता हूँ, सारे बिल हैं। कहते सत्येंद्र ने पानी पिया, अरे भाई साहब खरीद के पिया, बिस्लरी का पानी वहां मिलता है सबके लिए, मेरे लिए अलग से नहीं है। सत्येंद्र जैन के देखो टीवी लगा हुआ था, अरे भाई टीवी मेरे यहाँ नहीं लगा, सबके यहाँ टीवी लगा हुआ था। अगर मेरे यहाँ लगा तो कोई अलग से नहीं था। मेरे साथ तो ये अलग से ये था कि मुझे अकेले रखा गया था। मैंने बाद में लिख के दिया उनको, डॉक्टर ने मुझसे कहा भाई इनको अकेले ना रखे, साथ में रख लो। कहते नहीं अकेले रखेंगे, इसको तोड़ना चाहते हैं हम। तो मेरे साथ अत्याचार किया गया। जो जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो एक अति जिसे कह सकते हैं। अरे मुझे सर्जरी हुई थी, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था बेड रेस्ट नहीं, एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट कि मेरे को कहा गया था। मुझे अस्पताल में रखना था कि वहां के स्टाफ ने बोला कि जी हम आपको OPD में ना रख के हम आपको चक्की कहते हैं, वहां पे रूम को कहते हैं, वहां रख लेते हैं और फैसिलिटी वहां पे दे देंगे। मैंने कहा मुझे जब झुकना मना है, मैं कुछ उठा नहीं सकता, कम से कम 1 महीने के लिए एक्सक्लूसिव। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बहराइच जाने से प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। सपा नेता 12 बजे बहराइच पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाले थे। हालांकि लखनऊ से निकलने से ही पहले उन्हें रोक दिया गया। वहीं सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने बहराइच जाने की अनुमति न मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा नेता ने कहा है कि ये सरकार की तानाशाही और मनमानी है। देखिए, ये प्रशासन और सरकार लगता बहुत डरी हुई है। मुझे रात को ही एक चिट्ठी आ गई सिटी मजिस्ट्रेट के, उसके बारे में वहाँ का कोतवाल भेजा कि आपको अनुमति नहीं दी गई है। दूसरा चिट्ठी फिर DM की तरफ से आ गई। तो ये रोकने का मैं अभिप्राय नहीं समझ पाया, क्यों इतना डरे हुए हैं। हम जाते तो कौन हो जाता। उनका ये कहना है कि आप आएंगे तो यहाँ की स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये जो घटनाएं हैं इसको तो मैंने देखना चाहता था, जानना चाहता था, उसकी सत्यता मैं जनता के बीच में उजागर करना चाहता था। मुझे ही तो छोड़िए, मेरे कार्यकर्ताओं को भी उन गांवों में जहां ये घटनाएं हुई हैं, चाहे वो ब्राह्मण का लड़का मारा गया है वहां, चाहे वो जिनके गरीबों के घर फूंके गए हैं, वहां किसी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं जाने दे रहे।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां सीट को लेकर गठबंधन के साथ तालमेल बिठाने में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बीच महाविकास अघाड़ी से सीटों को लेकर बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारे भारत की संस्कृति रही है, हमारी पहचान रही कि हम चाहे अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारी खूबसूरती है कि हम मिलकर एक साथ रह रहे हैं। आज जब मैं सुबह निकला हूं, सबसे पहले आपकी और आसपास की कई जिलों की जिनकी जगह पर जाकर के लोग अपनी कामना करते हैं, देवी के दर्शन कर करके अपनी इच्छा को पूरी करने की कामना करते हैं। एक वीरा देवी के मंदिर में भी जाने का मुझे मौका मिला है। जहां मैं एक वीरा देवी मंदिर में गया हूं, वहीं मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। दाता सरकार में जाकर के मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी की समाज की पहचान रही है, जो हमारे देश की पहचान है, कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारे देश की और समाज की यही खूबसूरती है कि चाहे हम किसी धर्म के बने रहें, लेकिन सब हम मिलकर के रहते हैं। न केवल आज हम मिलकर के रह रहे हैं, हजारों हजार सालों से हम मिलकर के रह रहे हैं। और दुनिया में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, वो हमारे देश की यही पहचान है कि कोई भी भारत आया होगा, भारत ने उसे अपना लिया और भारत को अपना करके वो अपना हो गया। इसीलिए ये धरती वो है, न जाने कितने धर्मों को यहाँ पर रहने का मौका दिया है। न केवल धर्म मिलकर के रह रहे हैं, बल्कि इसी धरती में बहुत सारे धर्म बनकर के आज समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। और हमारे साथियों ने, किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको चुनावी रणनीतिकार एवं जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोला है। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव ने कहा है कि जितने लुटेरे IAS IPS हैं, उनको कोर कमेटी बोल रहे हैं। बहुत से लोगों को सामाजिक ज्ञान नहीं है, ये समझते हैं कि सब कुछ पैसे पर ही होता है। सेना का आदमी है, हम चुनाव टिकट दे रहे हैं। अरे बाप रे साले, फलना का आदमी या चिलना का आदमी एक दिन आदमी से नहीं मिला, मुसहरी ने गया, पासवान टोली ने गया, गरीब को नहीं देखा, 1 रुपया जाना नहीं, बाढ़ में गया नहीं, ऊपर से ला करके ये सेना है, ये सब लुटेरे। ये जितना IAS IPS लुटेरे लोग हैं, उसको कह रहा है कि ये मेरे कोर टीम है, सब लुटेरा उनका कोर टीम है। ये देखिए ITN, अरे सब ITN का क्या हाल हुआ है सो नहीं देख रहे हैं। इनको सामाजिक ज्ञान नहीं है बहुत सारे लोगों को। ये समझते हैं सब कुछ पैसा पर ही होता है, पैसा पर आदमी ले आओ, पैसा पर औरत उठा लो, राजनीति कर लो। इन लोगों की कोई मुराद है, इन लोगों का कोई औकात है? अभी तक तो कभी सक्सेस हुए नहीं कोई। अब बिहार के बारे में तो इनको कुछ भी पता नहीं है, कोको का भी ज्ञान नहीं है। अब आपको जो लोग क्रांति करते हैं, पैसा दे करके जो लोग न्यूज चलवाते हैं, अरबों करोड़ों रुपया दे के न्यूज चलावाते हैं जो लोग। पार्टी के भी लॉन्चिंग की है, जनस्वराज पार्टी। भैया हमको नहीं पता कि कौन सी की लॉन्चिंग किए हैं। सब रिटायर और जिसका कोई जगह नहीं, सब पेंडुलम के तरह जो इधर से उधर घूम रहा था, जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था, सबको बैठा करके ये
कह रहे हैं कि मैं क्रांति करूंगा। अरे क्रांति करना, अभी जाओ ना, एक आरटीपीएस के जगह भ्रष्टाचार रोक करके देखो ना। आधार कार्ड में नंबर बदलने के लिए 400 रुपया लेता है। औकात है किसी औकात को बदल देने की? जाओ ना डॉक्टर के यहाँ लूटता है, पहले उसको देखो ना। बाढ़ में कहाँ थे? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रांची के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद मनोज झा के साथ संजय यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बातचीत भी हुई है। इंडिया गठबंधन के तहत सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 29, जेएमएम 43, आरजेडी 5 और माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसी बीच आरजेडी नेता मनोज झा का बयान सामने आया है। नहीं, ये औपचारिक मुलाकात थी। दोनों के बीच में रिश्ता दोनों के पिताओं के दौर से है। लंबी राजनीतिक सिर्फ नहीं, एक व्यक्तिगत संबंध के आधार पर मुलाकात हुई थी और मैं समझता हूं कि अभी आने वाले एक आध दिन में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप लोग नंबर में उलझते हैं, हम चाह रहे हैं कि तेवर समझा जाए। तेवर स्पष्ट है। राष्ट्रीय जनता दल का जो नैसर्गिक आधार है वो पूरे जो हमारा गठबंधन है उसको ताकत प्रदान करता हो, और एक बड़ी ताकत। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू कर दी है। उनकी इस यात्रा पर राजनीति भी हो रही है। जेडीयू के दबाव को देखते हुए बीजेपी ने भी उनकी इस यात्रा से किनारा कर लिया है। इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री पीछे नहीं हटे और अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं। अब उन्होंने अपनी इस यात्रा का मकसद भी बता दिया है। कटिहार में पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा है कि संगठित हिंदू, मजबूत हिंदू, यही हमारा मकसद है। उन्होंने कहा है कि आज हिंदू के अंदर में संगठित होने की विशेष जरूरत है। ये किसी राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है। भाई, जिनको ऐतराज है मेरी बात से, मैं उनसे निवेदन करता हूं 10 दिन आकर के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में रहें, तब पता चलेगा कि लव जिहाद किसको कहते हैं। पहले तो लड़कियों का होता था, अब लड़कों का भी हो रहा है लव जिहाद। किसको कहते हैं लैंड जिहाद। अगर देखना हो, थूक जिहाद तो आपने सुन ही लिया। शिक्षा जिहाद भी मेरे बेगूसराय में। तो होता क्या है, अगर मेरी संस्कृति, धन, धरती और धर्म, ये तीनों खतरे में है। आप आकर के देखें, पता करें। इसीलिए आज हम हिंदुओं से कहने आ रहे हैं या हैं, घूम रहा हूं, धर्मो रक्षित रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सब मिलकर के रहो तो सशक्त, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। संगठित हिंदू। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा है, शराबबंदी एक नीति है और उस नीति का आप सर्वे करके देखें कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खुश हैं। दुर्घटनाओं में कमी आई है, लोग सड़क पर सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी बीच अगर कोई गड़बड़ी होती तो वो भी पकड़ा जाता है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी जब हमारे साथ थे तब वो कह रहे थे कि शराबबंदी सही है और अब कह रहे हैं कि गलत है। छोड़िए ना, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अगर हाथ में घाव हो जाएगा तो घाव हाथ काट दीजिएगा क्या? अरे शराबबंदी एक नीति है और उस नीति से आप सर्वे करके देख लीजिए बिहार में कितने ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज खुश हैं। दुर्घटनाओं में कमी आई, लोग आज सड़क पर सुरक्षित महसूस करते हैं शराबबंदी के बाद से। अब उसमें कोई कहीं गड़बड़ी करता है तो वो पकड़ा भी जाता है और कार्रवाई भी होती है। लेकिन तेजस्वी जी को तो कुछ समझ में आता नहीं है। जब हम लोग के साथ थे तो क्या बोल रहे थे, शराबबंदी बड़ा बढ़िया है। अभी एक मिनट में उनको शराबबंदी खराब नजर आ रहा है।
हिजबुल्लाह ने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोला है। उसने इसराइल की एक इमारत पर ड्रोन से अटैक किया है। ड्रोन ने एयर डिफेंस को तोड़ते हुए इस हमले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले का मकसद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाना था। इसराइल के हाइफा कैसरिया इलाके में ये बड़ा हमला किया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि घर की ओर मानव रहित हवाई वाहन लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायली सुरक्षा बलों ने इस हमले की पुष्टि की है। ये ड्रोन एक खुले एरिया में गिर गया। इसमें किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आईडीएफ के मुताबिक आज सुबह हाइफा क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान से दागे गए रॉकेट से सामने आए। वहीं इजरायली सेना के मुताबिक 3 ड्रोन लेबनान से हाइफा की ओर बढ़े थे, जिसमें से केवल 2 का पता लगाया जा सका और उन्हें रोका गया। इस दौरान तीसरा ड्रोन कैसरिया से एक इमारत पर जा टकराया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट बहुत बड़ा था। रिपोर्ट की माने तो ड्रोन लेबनान से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर उड़ा और सीधे कैसरिया में एक इमारत से टकराया, जिसके छर्रे एक बगल वाली बिल्डिंग तक पहुंचे। हालांकि ड्रोन के इजरायली कब्जे वाली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में गिलगोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। इजरायली कब्जे वाली सेना ने यह भी नोट किया कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।